पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा जल्द कर सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जल्द मंथन। दुर्गोत्सव के बाद देवी दुर्गा को दी जा रही विदाई। घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल। और राज्य में आज और कल मौसम शुष्क बने रहने के आसार। 15, 16 और 17 अक्टूबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव बनने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 देशों की विदेश यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी का 7 दिवसीय दौरा करेंगी। बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोने के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। काउंसिल ऑफ नेशन के अध्यक्ष और नेशनल पीपल्स असेंबली के अध्यक्ष सहित कई अल्जीरियाई गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद शेख अल गजोनी से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिलने की भी उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। ये यात्रा भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगी। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉरिटानिया से मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। ये यात्रा मलावी के साथ हमारे मौजूदा मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा अफ्रीका के देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद हो रही है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने अपने जीवन संस्करण में इस बात का जिक्र किया है, यानी परिवर्तन का वाहक बताया है। साथ ही कहा है कि मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। जॉनसन ने अपने नए संस्मरण में बड़ा खुलासा किया कि 1 दशक पहले जब वे लंदन में पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया था। हाल ही में बोरिस जॉनसन का जीवन संस्मरण अनलीश्ड प्रकाशित हुआ है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है और उस अध्याय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है।
देश में ढांचागत संरचना के विकास के लिए तेज गति से काम हो रहा है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। इधर प्रधानमंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। 2021 प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कनेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची में 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह झारखंड मंत्रालय धुर्वा में आयोजित होगा। इस दौरान अन्य गणमान्य लोगों के भी मौजूद रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। इस दौरान राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। झारखंड मंत्रालय में यह बैठक 12 बजे बुलाई गई है। संताल परगना में रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। राजमहल से 3 पहाड़ के बीच चलने वाली TR पैसेंजर ट्रेन का आज से स्थानीय मुरली हाल्ट स्टेशन पर भी ठहराव शुरू हो गया। राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने ठहराव के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री ओझा ने कहा कि इससे क्षेत्र के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। होने के बाद यहाँ के जनमानस में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, यहाँ से राजमहल जाने के लिए जो कनेक्टिविटी का अभाव के कारण सामान्य नागरिक में विशेष करके छात्रों को पढ़ने के लिए ये कठिनाई हो रही थी। उस कठिनाई के साथ आज वो सपना साकार हुआ है और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जिनके मार्गदर्शन में देश के अंदर एक नई व्यवस्था का संचार हुआ है, वैसे आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और मुरली हाल्ट की जनता को मैं हृदय से उनका साधुवाद देता।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों में लड़कियों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने दुर्गा पूजा पंडालों में व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन में महिला एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की। दुर्गा पूजा बीतने के साथ ही अब राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एनडीए में जहां सीट शेयरिंग को लेकर काफी हद तक सहमति बन गई है, वहीं इंडी गठबंधन में अभी विस्तृत स्तर पर चर्चा होनी बाकी है। समझा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की जल्द बड़ी बैठक होगी। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पिछले दिनों पार्टी नेताओं ने संकेत दिया था कि विजयदशमी के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पार्टी संगठन को धारदार बनाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस महीने झारखंड के दौरे पर आ सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि राहुल गांधी इस क्रम में विभिन्न सामुदायिक संगठनों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। आगामी ये जो 24 का चुनाव होगा उसमें पूरी बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार फिर आएगी झारखंड में। माननीय राहुल जी, जहां तक जानकारी मिली है कि बहुत जल्दी झारखंड आएंगे और यहाँ के जो हमारे जातीय संगठन हैं, विभिन्न ओबीसी के, एसटी के, एससी के, माइनॉरिटी के, उन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। रांची समेत देश भर में कल विजयदशमी दशहरा परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन हुआ। पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। चंडीगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया गया। वहीं पंचकुला में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। देहरादून में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना दशहरा समारोह में शामिल हुए। वहीं रांची में रावण दहन का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में विजयादशमी के अवसर पर असत्य पर सत्य के जीत में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। वहीं जम्मू में विजयादशमी के अवसर पर परेड ग्राउंड में रावण का पुतला जलाया गया। श्रीनगर के एसके स्टेडियम में भी रावण का 30 फुट ऊंचा पुतला दहन किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे का त्योहार कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। यहाँ न राम होते हैं, न ही रावण का पुतला जलाया जाता है, बल्कि देवी चामुंडा के राक्षस महिषासुर का वध करने पर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। सोने चांदी से सजे हाथियों का काफिला मैसूर राजमहल से निकला। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। दशहरा भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर राज्य में भी कल बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक स्वरूप रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन हुआ। रांची के स्थानीय अरगोड़ा मैदान में भी विजयदशमी पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।
राज्य के अन्य जिलों में भी विजयदशमी दशहरा पर रावण और उसके कुनबे का पुतला धू धू कर चला। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा एसकेजी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज से कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। रावण दहन करके एक सच्चाई का जीत होता है, उस चीज को दिखाता है। इसीलिए उस तरह का विचार, जो रावण का जो विचार, समाज को अत्याचार दुराचार, वैसा व्यक्ति कभी जागा नहीं मिलता। इसी से उस विचार को समाप्त करना है। उस तरह का अच्छा संस्कार, अच्छा सम्मान समाज में, प्रदेश में, देश में, यही आज हमारे ओर से भारतीय पर्व त्योहार पर्यावरण और नदियों के संरक्षण का भी संदेश देते हैं। शारदीय नवरात्र को लेकर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके परिसर में भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को दोहराते हुए भैरवी और दामोदर के तट पर काशी के आचार्य पंडित मोहन उपाध्याय की देखरेख में 9 पंडितों द्वारा गंगा आरती संपन्न कराई गई। गंगा आरती के माध्यम से हम सबों को कहना चाहते हैं कि जितने भी जल स्रोत हो, नदी हो, नाला हो, बड़े बड़े नद हो, सबको स्वच्छ रखने का हम एक संकल्प ले, प्रयास ले। स्वच्छता और सफाई, पानी, नदी की सफाई और स्वच्छता रखना चाहिए। कि हिंदू राष्ट्र एकम को लेकर के और स्वच्छता अभियान, माँ के किनारे जो हमारी नदियाँ हैं जो आज गंदगी फैल रही है, ये ना फैलें, इसमें स्वच्छता अभियान चले। सब जो भी आदमी आते हैं कि माता के दरबार में स्वस्थ और सब बनाए रखें ताकि गंदगी नहीं फैलाएं और माता के दरबार में एक बार आके शक्तिपीठ में आके दर्शन। राज्य समेत राज्य भर में शारदीय नवरात्र के बाद मां दुर्गे को अर्शोपूर्ण विदाई दी जा रही है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है। कुछ स्थानों पर आज दोपहर बाद पावर कट भी रहेगा। इधर कई स्थानों पर कल भी प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। गढ़वा के गढ़ देवी माता स्थल की प्रतिमा विसर्जन के दौरान अनोखी परंपरा का निर्वहन हुआ। यहाँ भक्त मां दुर्गे को कंधे पर सवारी देकर घाट तक पहुंचते हैं, जहां विसर्जन किया जाता है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और सैकड़ों भक्तों ने ढोल नगाड़ों की धुन के साथ माता को विदाई दी और उनके अगले वर्ष पुनः आने की मंगल कामना की। साहबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसडीपीओ किशोर तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इनके पास से एक देसी कट्टा, कई कारतूस, मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के तेज गति से विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम को भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से अंतर संसदीय संघ के जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले अधिवेशन में भाग लेने के लिए नामित किया गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति आभार व्यक्त किया है। रक्षा राज्य मंत्री सह राज्य सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर नरकोपी मांडर की एक महिला मरीज को गंभीर बीमारी से उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 1,90,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री सेठ ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
पलामू में दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर घाटों में सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेदिनीनगर शहर थाना अंतर्गत कोयल नदी के तट पर मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है, जिससे केवल मूर्ति विसर्जन से जुड़े आवश्यक लोग ही नदी के पास जा सके। घाटों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हजारीबाग के बंगाली दुर्गा पूजा समिति ने स्वच्छ भारत का खूबसूरत उदाहरण पेश करते हुए प्रांगण में ही कृत्रिम जलाशय बनाकर प्रतिमा का विसर्जन किया। साहबगंज के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौक बाजार स्थित एसबीआई के मुख्य शाखा में कल भीषण आग लग गई। इस आगलगी में काफी देर इलाके में अफरा तफरी के हालात रहे। बाद में मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना से बैंक को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य में 15, 16 और 17 अक्टूबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि आज और कल आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं, लेकिन उसके बाद 3 दिनों के दौरान बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इधर मानसून की वापसी के लिए भी राज्य में अनुकूल स्थिति बनी हुई है। उधर बंगाल के खाड़ी में चक्रवातीय प्रवाह बन गया है। संभावना जताई जा रही है कि 14 अक्टूबर के आसपास यह निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। भारत ने बांग्लादेश से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। अंतिम T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रन के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर मात्र 164 रन ही बना सकी। इधर T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को बड़े अंतर से इस मैच को जीतना होगा। भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये T20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शतकीय पारी खेली, तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तेरह अक्टूबर साल 1999 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है। साल 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। इससे पहले वाजपेयी साल 1996 और साल 1998 में 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके थे। वे साल 1996 में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने। हिंदी भाषा से लगाव और भारतीय होने पर गर्व करने वाले वाजपेयी ने साल 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था। 13 अक्टूबर साल 1911 को मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का निधन हुआ। वे भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध रहीं। उनकी उम्र महज 43 वर्ष की थी। वे स्वामी विवेकानंद के शिष्या थीं। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे अत्यधिक प्रभावित हुईं, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया और साथ ही भारत देश को अपनी कर्म भूमि बनाई। उन्हें उनके गुरु ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। उन्होंने भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के श्रृंखला में देखते हैं दुमका में मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध मलूटी गांव के बारे में। मलूटी गांव के किसी ऊपरी जगह से लिया गया दृश्य पूरी कहानी कह देता है। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर।
झारखंड राज्य की सीमा पर स्थित ये गांव मलूटी मध्यम आकृति का गांव है। प्रारंभ में शिव, शक्ति और विष्णु के मंदिर मिलाकर कुल 108 मंदिर थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों और उपेक्षा के चलते कई मंदिर ध्वंस हो गए और अब आज भद्र मंदिर अतीत के मूक साक्षी बने खड़े हुए हैं। मंदिरों की नगरी बोलने पर जैसा काशी धाम का बोध होता है, वैसे ही मंदिरों का गांव बोलने पर मलूटी ही नजर में आता है। इस गांव में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं। इसके पीछे इसकी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत, कला, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी कई बातें रही हैं। तभी तो इसे प्राचीन काल में गुप्त काशी भी कहा जाता था। देखिए, यहाँ का मंदिर जो निर्माण किया, ये सब विष्णुपुर बांकुड़ा के वो शिल्पी थे, वो आर्टिसन जो थे। इन लोग गिल्ड में रहता था, गिल्ड में एक दल करके। तो जो बर्धिष्णु गांव है, वो गांव में जाके कहते हैं मंदिर बनाएगा, उसका मॉडल पिक्चर भी है, मॉडल माने पैसा कितना लगेगा ये राजा जमींदार को कह देते हैं। तो हमारा यहाँ वैसा आए थे, तो एक हम बोला 4 यहाँ हिस्सा हो गया, बाड़ा, मजरा, सीकी और 6 तरफ 4 भाई, समान पैसा, माने चारों भाग जो है इसके समान पैसा मिलता था। कर मुक्त था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना पड़ता, वो जो कर था अपना उपयोग करते थे। तो इन लोग वो पैसा से क्या किया, वही मंदिर बनाया, पोखरा बनाया। मलूटी के मंदिर में किसी विशेष स्थापत्य शैली का अनुसरण नहीं किया गया, बल्कि पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित लगभग सभी प्रकार की शैलियों के नमूने इस गांव में देखे जा सकते हैं। शैलियों के आधार पर मंदिरों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। शिखर मंदिर या चाला शैली, दूसरा समतल छतदारा मंदिर, तीसरा रास मंच या मंच शैली, रेखा मंदिर या उड़िया शैली और एक बंगला मंदिर। शिखर शैली में सभी शिव मंदिर बनाए गए हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए, वक्त के पहिए को अगर घुमाया जाए, तो ये समय का वो कालखंड था जब मलूटी राज के प्रथम राजा वसंत राय और उनके वंशजों के द्वारा 1720 सन से लेकर 1840 सन तक इन मंदिरों को बनवाया गया था। ये छोटे छोटे लाल सुर्ख ईंटों से निर्मित है और इनकी ऊंचाई 15 फीट से लेकर 60 फीट तक है। 4 पार्टी आके 4 बारी में काम किया है और इन लोग प्रतियोगिता के भावना से बनाया है, क्योंकि वो 2 बनाया था। और अंत में मुख्य समाचार। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, भाजपा जल्द कर सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जल्द मंथन। दुर्गोत्सव के बाद देवी दुर्गा को दी जा रही विदाई, घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल। और राज्य में आज और कल मौसम शुष्क बने रहने के आसार, 15, 16 और 17 अक्टूबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान, बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव बनने की संभावना।